महिलाओं को सेफ फील कराना है, तो उन्हें आज़ाद छोड़ना, अच्छी शिक्षा दिलानी है। सेफ्टी वो धीरे-धीरे अपने आप खुद ले जाएँगी, जहाँ 4-6 लड़कों को पीटना शुरू किया ना, तो सेफ्टी अपने आप आ जाएगी। ऊपर इज़्ज़त थोपती कि नहीं, परिवार में अगर तुमसे कोई गलती हुई तो हमारी इज़्ज़त चली गई। तो ये जो परसेप्शन है ना, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा है बेसिक नेसेसिटी में। जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, एक टाइम पे रोटी, कपड़ा और मकान था, ज़रूरतें पूरी हो। आगे कैसे बढ़ा जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्वास्थ्य पे सुधार करना, एजुकेशन यानी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनना पड़ेगा। आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, आने वाले 20 साल में उनके लिए जब वो फील्ड में आएँगे तो चीज़ें बदली हुई होंगी। जॉब की एक अपनी एक सीमा है, उससे ज़्यादा जॉब नहीं हो सकती। तो आपको स्किल उतनी ज़्यादा, अपॉर्च्युनिटी उतनी ज़्यादा। हम लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, आज के 20 साल जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि यूट्यूब जैसा कुछ आएगा, उस पे भी काम करना पड़ेगा। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट संदीप सर हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात की है, वुमेन सेफ्टी। एक अनडेवलप देश को कैसे डेवलप देश की ओर ले जाया जा सकता है, वोट हमें किसे देना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बहुत ईज़ी और अच्छी मैनर में बताते हैं, जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तो मैंने सोचा सर को इनवाइट किया जाए, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखें। तो सर आप कैसे हैं? मैं अच्छा, थैंक यू वेरी मच इस तरह के पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इसके पहले मैं कोई भी पॉडकास्ट नहीं किया, और टीचिंग तो मैं काफ़ी लंबे वर्षों से करता आ रहा हूँ, करीब 6 साल मुझे हो गए हैं इस फील्ड में। और जब मैं मतलब इंटर करने के बाद, यानी इंटरमीडिएट करने के बाद ही मैंने टीचिंग को स्टार्ट किया था। तब से लेकर आज तक पढ़ाई का, ठीक है? सिविल बैकग्राउंड रहा है मेरा, सिविल की प्रिपरेशन करता रहा हूँ। तो ठीक लगा मुझे ये प्रोफ़ेशन, तब से लेके अभी तक चल रहा है ये। हुँ। तो सर आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे कि ऑडियंस और भी ज़्यादा आपको अच्छे से पहचान सके। ये देखो, मेरा सिंपल सा है कि जैसे सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन कराना मेरा काम है। एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हिस्ट्री के लिए भी मैं काम करता रहा हूँ। तो ऑडियंस के लिए ये है ना कि मैं सोशल इश्यूज़ पे भी चीज़ें कर लेता हूँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी मैं चीज़ें कर लेता हूँ, जैसे इलेक्शन वगैरह में। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में ज़्यादातर लोगों को इस हिसाब से जागरूक होना पड़ेगा कि इतना तो पढ़ लेना चाहिए कि जिससे उनको कोई बुद्धू ना बना सके। जैसे आज के देश में, देश का चाहे माहौल हो, है ना? या इस्लाम को लेकर के हो, हिंदुत्व को लेकर के हो, जिस तरह की भ्रामक चीज़ें चलती हैं, तो इनसे समझना पड़ेगा हमें कि नहीं, इनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है। क्योंकि देखो 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो धार्मिक उन्माद में लिप्त हैं, एक वो हैं जो दैनिक अपने कार्यों में लगे हुए हैं और बराबर करते जा रहे हैं, ना उनको समाज से डर है, ना लोगों से डर है, ना किसी धर्म से डर है। तो अब हमें पहले टाइप के इंसान चाहिए, दूसरे टाइप के इंसान चाहिए, ये हमें खुद समझना पड़ेगा। और दोनों के लिए सिंपल रास्ता है कि आप अपने काम में लिप्त रहिए। अब देश सेवा करनी हो, कोई भी काम, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप आर्मी में सर्विस करते हैं, आप पुलिस में कुछ भी हैं, तो आप अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो आपको किसी से ना तो डरने की ज़रूरत है, ना तो हिंदू से डरने की ज़रूरत है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। सिंपल तरीका ये है। और अपने आप को क्लिष्ट बनाना है अगर, जैसे सपोज़ करो आपको अपने आप को बड़ा वो करना है, तो धर्म में इन्वॉल्व हो जाओ। सोशल मीडिया पे आ जाओ, धार्मिक चीज़ों पे बनाने लगो, है ना? इतर की बातें करने लगो, कोई तर्क ना हो उनमें, तो ऐसे भी जी सकते हैं। तो जनरली मेरा ओपिनियन यही है कि एजुकेशन मस्ट है। आपको जितना अच्छा आप सीख सकते हैं, जितने अच्छे आप लर्नर बन सकते हैं, आप बनिए। और इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि आपको जाके आईएएस या आईपीएस या कोई नौकरी करनी है, इसलिए भी पढ़िए कि आपको कम से कम अपनी जो बेवकूफ़ियाँ हैं, वो दूर हो जाएँगी एजुकेशन से, इसलिए एजुकेशन मस्ट है। हुँ। ऑर्गेनिक। तो सर कब इम्पोर्टेंस जाना यूट्यूब का, आपने कैसे इस फील्ड में एंटर किया यूट्यूब के फील्ड? अ, टेक्नोलॉजी से तो मेरा बहुत ज़्यादा वास्ता रहा नहीं है कभी, है ना? सिंपल लाइफ़ मैंने जी है। यूट्यूब पर आने का एक रीज़न ये था कि जब लॉकडाउन आया, उसके पहले मैंने 1-2 वीडियो बनाए, लेकिन मैं इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं रहा। तो यूट्यूब पे अचानक से ही आना हुआ। भाई रिक्वायरमेंट थी, एग्ज़ाम लगे हुए थे बच्चों के, लॉकडाउन लग गया तो कोचिंग तो बंद हो गया। और दूसरा ये था कि बच्चों को पढ़ाना है भाई, बिना पढ़ाए तो मज़ा आती ही नहीं है ना?
उसी यूट्यूब को देखा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे गूगल मीट पे मैंने कुछ बार किया, लेकिन मुझे टाइम बड़ा शॉर्ट लगा और मुझे लॉन्ग फॉर्म चाहिए था लगभग 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का। सो उस वजह से मैंने यूट्यूब पे एंटर किया। और दूसरा ये सिविल में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सिलेक्शन फाइनली हुआ नहीं, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू फेज़ से मैं बाहर आता रहा। तो मुझे लगा कि अब जो अपने पास नॉलेज है, जो अपने पास चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुँचाई जाएँ। उसी यूट्यूब पे आगमन हो गया और चल रहा है। और एजुकेशन मुझे पढ़ना मुझे बड़ा पसंद रहा है, तो लगा पड़ा हूँ, बस इतना ही। हुँ। ओके। तो सर काफ़ी यूट्यूब पर लोग पूछते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होता है? तो आप सर अच्छे ईज़ी वे में बताना चाहेंगे लोकतंत्र और तानाशाही में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता तो डेमोक्रेसी जैसे कई कंट्रियों से अगर तुलनात्मक करें तो बड़ा लंबा हो जाएगा। डेमोक्रेसी सिंपल वर्ड में ये है कि जब सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं और सभी को ये लगे कि नहीं यार, अपनी भी भागीदारी है देश में, मुझसे भी पूछा जा रहा है, तो सिंपल वे में उसे डेमोक्रेसी कह सकते हो। तानाशाही में मतलब कभी भी कुछ भी कर दिया, जो मन हुआ सुबह उठे कि चलो चाइना की तरफ मुँह कर जाते हैं, चलो बांग्लादेश की तरफ मुँह कर जाते हैं, तो सिंपल वे में उसको हम तानाशाही कह सकते हैं। और वर्तमान में जैसे इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें, थोड़ा डीप में जाएँ, तो हमारे यहाँ हर 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, किसी न किसी स्टेट में हर 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, पंचायत राज सिस्टम में इलेक्शन होता है, जिससे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। 18 साल की उम्र में वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। किसी को ना तो कास्ट की वजह से रोका जाएगा, ना किसी को धर्म की वजह से रोका जाएगा, तो सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। दूसरा अगर मैं एक आर्टिकल यूज़ करूँ संविधान का अनुच्छेद, आर्टिकल 19 सबको बोलने का अधिकार है। सुबह उठते ही वो मोदी को गाली दे सकते हैं, तो डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है। तानाशाही में आप किसी भी नेता पर गाली उछालोगे ना, वो 10 पुलिस वाले आके इधर भेज देगा, कि भैया उनसे बैठे, उन्होंने मुझे गाली दी है, उनको पकड़ के लाओ। ये होती है तानाशाही। और लोकतंत्र में ये सिंपल है कि आप अपनी बात को रख रहे हैं, क्या दिक्कत है किसी को? तो सिंपल वे में इसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। बाकी इसके और भी आयाम हैं, बेहतर कैसे किया जाए, चुनाव में सुधार कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये बड़ा विस्तृत टॉपिक हो जाएगा, हैं? है? हुँ। बट आपने काफ़ी अच्छे से समझा समझा दिया सर और ये भी काफ़ी अच्छे से समझा है। तो सर ये बताइए वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड देश कौन है नंबर 1? इस समय वर्ल्ड के डेवलपिंग नेशन में देखो ग्रुप 7 कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है। तो ये ऐसी कंट्री है जहाँ की एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, मानव विकास सूचकांक। उस आधार पर हम देखते हैं कहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया है, कहाँ पर रोज़गार अच्छा है, पर कैपिटा इनकम कहाँ का अच्छा है। और अब एक और इसमें इंडिकेशन जुड़ गया खुशहाली का, कि लोग ऐसा तो है पैसा तो बहुत आ रहा है, लाइफ भी एन्जॉय कर रहे हैं, खुश है या नहीं? हैप्पी हैं कि नहीं? तो हैप्पीनेस इंडेक्स उसके लिए बना दिया गया। लेकिन अमूमन हम देश को डेवलप है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है, तो उसको एसडीआई मानकों के आधार पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानकों के आधार पर ही समझते हैं कि किसका एसडीआई सबसे बेहतर है। उसी के आधार पर उसको टैग मिल जाता है। और मूलतः जैसे हम आपसे पूछ लिया जाए कौन-सा घर आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके गाँव में जिसमें सब कुछ है? तो जनरली यही होगा ना कि अच्छा मकान बना हो, लोग अच्छे हों, गाड़ी हो, अच्छा खान-पान चल रहा हो, अच्छी एजुकेशन मिल रही हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, तो इसको हम मान लेंगे कि नहीं गाँव में सबसे अच्छा घर उसी का है। तो उसी तरह देशों की कैटेगरी में आ जाओ, कि भैया जो देश सबसे अच्छा अपने लोगों को रोज़गार दे रहा है, अपने लोगों को स्वास्थ्य दे रहा है, अपने लोगों को शिक्षा दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, उसको हम डेवलप मान लेते हैं। और फिर डेवलप्ड कंट्री और अनडेवलपिंग कंट्री में मेजर डिफरेंस ये है कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इलिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर वहाँ कम है, स्वास्थ्य की दशा बहुत अच्छी नहीं है, तो आगे जाकर के एसडीआई रैंकिंग में उसमें सुधार होगा नहीं। तो इस वजह से डेवलप और अनडेवलप कंट्री में हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बहुत अच्छी है, लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब जीडीपी, है ना? और आर्थिक समृद्धि कितनी आ रही, तो इन आधारों पर हम किसी देश को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के रूप में डिफरेंसेस कर सकते हैं।
तो मान लीजिए सर कोई कंट्री अनडेवलप है, उसको अगर डेवलप करना हो तो क्या स्टेप उसको लेना चाहिए? किसी कंट्री को अगर डेवलप करना है ना? तो उसके लिए देखो एक लंबा आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने लोगों को खाना दें और पोषण युक्त खाना दें कि मतलब मानव जो तैयार हो ना वो संसाधन के रूप में तैयार हो, ठीक है? अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छी सुरक्षा दें। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा खाना दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, तो आगे चल कर के वो जो काम करें, वो अच्छी प्रकार से कर पाएँ, ठीक है? तो एक लंबे समय में लोग सरकारी नौकरी की तरफ कम भागें, जो रोज़गार उनको सबसे सूटेबल लगता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से वो काम करने लगें, तो धीरे-धीरे जहाँ सामूहिक कंट्रीब्यूशन होगा, तो देश आगे बढ़ जाएगा। और हमारे देश में देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जानते हो जनसंख्या की है। 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। इतना विशाल भूभाग है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का और कास्ट में हम बँटे हैं, हम धर्म में बँटे हैं, तो चीज़ें बहुत डाइवर्स हो जाती हैं। और जब डाइवर्स चीज़ें होती हैं तो गवर्नमेंट चाहे जितनी अच्छी आ जाए, सभी तक रोज़गार पहुँचाना, सभी तक शिक्षा पहुँचाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए हमें और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर के ही प्रयास करना होगा तो देश आगे बढ़ सकता है। अन्यथा वही ढाके तीन पात 1947 में हम आज़ाद हुए थे, आज 2024 चल रहा है। चीज़ें बहुत विस्तृत नहीं बदली, हाँ, लोगों के लाइफ पैटर्न में थोड़ा-सा चेंज आया है। लेकिन अगर एजुकेशन पर विशेष फ़ोकस किया जाए और स्वास्थ्य, 2 चीज़ें मस्ट हैं। एनवायरनमेंट तो उसके साथ इंक्लूड ही हो जाएगा। तो यही 2 चीज़ें हैं जो आपको बदल सकती हैं। अन्यथा फिर वही हुआ कि नहीं आप ज़िम्मेदारी बनाए रहो, फेवीज़ बाँटते रहो, किसी को आप बेरोज़गारी भत्ता दो, किसी को कुछ दो, तो इसी तरह चलता रहेगा। जी। सर आपको टेक्नोलॉजी का देखने का क्या आपका नज़रिया है? जैसे आप एआई टेक्नोलॉजी को आप पॉज़िटिव मैनर से देखते हैं या सोचते हैं कि ये फ्यूचर में लोगों की जॉब ले सकता है? आपको इसको देखने का क्या नज़रिया है? नहीं, देखो टेक्नोलॉजी है ना कि अच्छी भी है और बुरी भी है। हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे या बहुत बुरे में नहीं रख सकते। सिंपल तरीका है, अच्छा या बुरा हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें जैसे डेटा एनालिसिस करना, है ना? चीज़ों को कंज़्यूम करना। अब जैसे मुझे किताब पढ़नी है, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास मोबाइल है, अच्छा-सा डाटा पैक है। तो मुझे लगता है वो किताब मुझे बाहर खरीद के नहीं लानी पड़ेगी, आराम से मैं किसी ऐप पे जा कर के वो पढ़ लूँगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें इस समय क्या हो रहा है ना न्यूडिजिटी ज़्यादा है, जिसको हम नग्नता बोलते हैं। क्यों है? कि लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कि मतलब काम भी ना करना पड़े और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने लगे हैं। तो इस एवज़ में जैसे किसी का एवेनेस बना लेना, उसको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे डाल देना, तो यहाँ पर खराब है। और रही जॉब की बात कि जॉब तो उसके टेक्नोलॉजी आने से जॉब में कोई अंतर आएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा। अगर एजुकेशन अच्छी है, भाई कंप्यूटर कोई चलाएगा तो मानव बैठेगा ना, जहाँ 4 की ज़रूरत होगी वहाँ 2 बैठेंगे। अब मैं कोचिंग चला रहा हूँ, अभी अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लगा कर के ऑफ़लाइन चलाता, तो शायद 4-5 लोग होते, है ना? सब अलग-अलग कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे होते। अब यहाँ आपने पॉडकास्ट बनाया, मुझे भेज दिया, मैंने आपको जॉइन कर लिया, काम आसान हो गया। तो एक तरीके से देखें कि अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम बना टेक्नोलॉजी। हज़ारों तरह के कंटेंट हमारे सामने आ गए, जो शायद हम अगले 50 सालों में नहीं दे पाते थे, ना किताबों में पढ़ पाते थे। अच्छे-अच्छे कंटेंट राइटर आ गए, अच्छा-अच्छा कंटेंट आ गया, अब भी समझ में आया कि अब दुनिया इतनी बड़ी है। अभी तक हम गाँव में थे, जिले पर थे, प्रदेश स्तर पे थे। अब अमेरिका में बैठे कोई व्यक्ति अपनी अपॉर्च्युनिटी को, अपनी बातों को हमसे शेयर कर रहा है, हम भारत में बैठे आराम से देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर अच्छी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की यहाँ वजह से जब साइबर क्राइम होता है, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, है ना? किसी का मुँह बना करके मार्केट में डाल दिया गया, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी हो जाती है खराब। तो यूज़ एंड मिसयूज़ डिसाइड करता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी। अब आपके पास मोबाइल है, सपोज़ करो, अब इसके 2 उपयोग हो सकते हैं। एक अच्छा कि आप सुबह उठे, आपके माता-पिता आपके घर से दूर हैं, आपने उनके लिए बात कर ली, आपका
मन शांत हो गया कि नहीं मेरे माता-पिता ठीक हैं। दूसरा तरीका है आपने फर्जी में किसी का वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, कुछ लाइक्स, कुछ डिसलाइक्स के चक्कर में। तो वो डिसाइड करना है कि आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ अच्छी गई और कहाँ खराब। आपने सही कहा सर। इसके भी पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों साइड। हाँ, अच्छी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स ना हो। अगर कोई इंसान अगर अच्छा यूज़ टेक्नोलॉजी के जाने तो वो बहुत पैसा भी कमा सकता है, बहुत बहुत एजुकेशन घर बैठे कर सकता है सर। हाँ, आराम से। तो सर आगे चलते हैं। जी हाँ। जी, बताएँ। जी, क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी बेसिक ये है कि जैसे सपोज़ करो, आपने पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट किया, है ना? मैंने यूट्यूब पे आना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट जो हमें नीड होती थी, कि नहीं यार खर्चा कैसे आएगा? इतनी बड़ी कोचिंग डाल देंगे, बच्चे तो आस-पास हैं नहीं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, तमिलनाडु में अगर कोई बच्चा बैठा है, तो उसको भी पढ़ा सकता हूँ, उससे भी अप्रोच कर सकता हूँ। जब ये सिस्टम नहीं था, है ना? तो हमें तमिलनाडु के बच्चे को पढ़ाने के लिए तो तमिलनाडु जाना पड़ेगा, तमिलनाडु का बच्चा हमारे पास आएगा। हमें आपसे बात करना होता, तो या तो मैं आपके शहर आता या आप मेरे शहर आते। टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया कि दूर बैठे 2 लोगों को एक साथ रख दिया, एक फ्रेम में डाल दिया कि भैया आप लोग फर्स्ट से बात करो, बस इतना सा है। जी, राइट। तो सर आगे चलते हैं कि टैक्स का क्या रोल है? इसकी टैक्स क्या होगा? आप अगर जी, जी, देखो, टैक्स मोस्टली क्या होता है, जैसे हम एंशिएंट टाइम में जाएँ यानी प्राचीन काल में जाएँ, तो टैक्स किसी चीज़ को संचालित करने के लिए एक आवश्यक वस्तु होती है, कि अगर सिस्टमैटिक ढंग से काम करना है, मान लिया 50 लोग हैं, 50 लोग सिस्टमैटिक ढंग से काम करना चाहते हैं और उसमें 10 लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, 10 लोग मीडियम स्तर का कमा रहे हैं और 10 लोग सबसे गरीब हैं, जिनको उन 2 लोग 20 लोगों के पैसे की ज़रूरत है। तो एक सिस्टम बना दिया गया है कि अमीर से लेकर के गरीब में डिवाइड करना। जैसे पुराने ज़माने में हम मूवी देखते थे ना, कि अमीर के घर में चोरी कर लिया, गरीबों में बाँट दिया। तो गवर्नमेंट भी यही करती है, गवर्नमेंट अपने आप को संचालित करने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए, गरीबों को आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाने के लिए कुछ मूलभूत लोगों पर कर लगाती है। और कर मूलतः अगर भारत में देखें जैसे आयकर है, तो आयकर जनरली लगता है आपकी इनकम पर। ठीक है? इनकम जितनी बढ़ती जाएगी, टैक्स की दर बढ़ती जाएगी और एक टाइम पर के टैक्स एकदम फिक्स हो जाएगा कि 35% से ऊपर आपको नहीं देना है। तो हमारे यहाँ 5% से स्लैब शुरू होती है और लगभग 35% तक जाती है। तो उसमें कुछ छूटें वगैरह मिल जाती हैं। तो टैक्स मोस्टली क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमें संचालित करना है अपने सिस्टम को। है ना? तो इसीलिए टैक्स लगाया जाता है और जिस राज्य में भी टैक्स का सिस्टम चलता रहा है, तो ये यही है कि अमूमन जो कमाएगा, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा देगा, जो कम कमाएगा वो कम देगा और कुछ ऐसे होंगे जिनका दैनिक खर्चा चल रहा होगा तो उससे टैक्स नहीं लिया जाता। टैक्स का बेसिक पर्पज़ यही है संचालन करना। ये राइट। तो सर अगर कोई कंट्री या कोई कोई देश अगर गरीबी या बेरोज़गारी से फेस कर रहा है तो उसको क्या स्टेप लेने चाहिए इस बेरोज़गारी या गरीबी से निकलने के लिए? देखो, गरीबी और बेरोज़गारी एक ही चक्र में है। अगर व्यक्ति गरीब हुआ तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, अच्छी एजुकेशन नहीं लग मिलेगी और आगे जाकर के जब वो बड़ा होगा तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है? कोई व्यक्ति बेरोज़गार होगा, तो सिंपल सी बात है, उसके पास भी वही सारी चीज़ें नहीं होंगी जो एक गरीब व्यक्ति के पास नहीं है। इनको दूर करने के लिए सिंपल तरीका है कि गवर्नमेंट कुछ सामाजिक कल्याण योजनाएँ चलाए, जिसके माध्यम से लोग कम से कम जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, एक टाइम पे रोटी, कपड़ा और मकान था, लगभग-लगभग आज वो ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। तो अब बची बात कि आगे कैसे बढ़ा जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्वास्थ्य पे सुधार करना होगा, है ना? अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे डॉक्टर्स होने पड़ेंगे, जिससे हमारे आम लोगों का अच्छा स्वास्थ्य देखभाल दिया जाए। महिलाओं के लिए विशेषकर खासकर जब महिलाओं में सबसे ज़्यादा कुपोषण महिलाओं में पाया जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति जो हमने बना रखी है।
और महिला ही बच्चा पैदा करती है, तो महिला कुपोषित होगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, और कुपोषित बच्चा ना तो उसका पढ़ने में मन लगेगा और ना कोई काम करने में। और बेरोज़गारी दूर करने के लिए देखो सबसे सिस्टम ये है कि अच्छा एजुकेशन यानी आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनना पड़ेगा। आप सरकार के भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि सरकार आपको जॉब देगी, क्योंकि जॉब की एक अपनी एक सीमा है, उससे ज़्यादा जॉब नहीं हो सकती। तो आपको स्किल जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगी, अपॉर्च्युनिटी उतनी ज़्यादा होंगी। ओके, जैसे हम लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, आज के 20 साल जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि यूट्यूब जैसा कुछ आएगा, उस पे भी काम करना पड़ेगा। तो आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, आने वाले 20 साल में उनके लिए जब वो फील्ड में आएँगे, तो चीज़ें बदली हुई होंगी। तो सबसे मेजर चीज़ यही होगी कि आप उस चीज़ में अपने आप को कैसे बचाएँगे। ये ज़रूरी होगा। बेरोज़गारी और गरीबी, ये हमारे देश की समस्या नहीं, बहुत सारे देशों की समस्या है, और उसका सबसे बड़ा कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है ना? पर कैपिटा इनकम घट रही है, तो चीज़ें बहुत डाइवर्स होती चली जा रही हैं। और फिर दूसरा जो हमारे नेता रहे हैं, जो शासक सत्ता रही है, उसने भी उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। अब नेताजी ने कहा गरीबी हटाओ, नेताजी की गरीबी हट गई, बाकी सारे लोग भूखे नंगे हो गए, है ना? ये भी हो जाता है कभी-कभी। और लोगों को लगता है यार सरकार हमारे लिए करेगी, सरकार जनरली सबके लिए होती है, और इतने बड़े स्तर पर ध्यान देना मुमकिन हो पाता नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खुद प्रयास करने पड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें करके धीरे-धीरे, ये एक लंबा प्रोसेस है। एक दिन में नहीं होने वाला कि बेरोज़गारी जादू की छड़ी नहीं है कि बेरोज़गारी के लिए उठाइए और सब गायब हो गया, सब रोज़गार में लग गए। उसके भी अपने एक इकोनॉमी में बहुत सारे चीज़ें हैं, जिसमें अलग-अलग चीज़ों पर इस तरह कुछ लोग ऐसे भी बेरोज़गार हैं कि वो काम करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो अलग-अलग इंडिकेशन है, अलग-अलग स्तर पर हम उनको मापते हैं। करेक्ट। तो सर हम जैसा कि वोट देना तो जानते हैं, बट ये नहीं जानते कि कौन राइट पर्सन है वोट देने की, हमें किसे वोट देना चाहिए। तो हमें किस क्वालिटी का देखनी चाहिए, सामने वाले में होनी चाहिए, और हमें वोट देने से पहले क्या हमारी डिमांड होनी चाहिए अपने लीडर से, अपने नेता से? देखो, जनरली क्या होता है ना कि हमारे यहाँ हर 5 वर्ष में इलेक्शन होता है ना? लोकसभा का भी होता है, और हर 5वें वर्ष विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। विधानसभा में हम विधायक को चुनते हैं, लोकसभा में हम सांसद को चुनते हैं। अब जनरली जिन लोगों को चुनते हैं वो किसी न किसी पार्टी से आते हैं। कोई कांग्रेस का आएगा, कोई बीजेपी का आएगा, और पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। विचारधारा का मतलब उसका, अब जैसे बीजेपी की बात करूँ तो वो थोड़ा हिंदुत्व का पुट बीजेपी में ज़्यादा है। कांग्रेस उदारवादी दल है। तो जब भी ये चुनाव में पार्टिसिपेट करने आते हैं, ओके? तो एक चुनावी घोषणा पत्र लेके आते हैं। अब चुनावी घोषणा पत्र में ये होता है कि हम चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे अगले 5 साल। तो जनरली लोगों को ये समझना होगा कि नहीं, चुनावी घोषणा पत्र सबसे पहले देखें, कैंडिडेट बाद में देखें कि हमारे क्षेत्र से कौन-सा कैंडिडेट आया है। पहले उन्हें चुनावी घोषणा पत्र की सरकार ने क्या-क्या वादे की कर रखे हैं, और इतना मतलब कितने परसेंट चांसेज़ हैं कि सरकार सत्ता में आने के बाद इन वादों को पूरा करेगी। ओके, तो चुनावी घोषणा पत्र मस्ट है। उसके बाद आपका जो प्रतिनिधि खड़ा है आपके जिले से, उसको आपको कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर या जेंडर के आधार पर वोट नहीं करना है। उसमें ये देखना है कि वो एक व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, ठीक है, पढ़ा-लिखा है या नहीं है। और पढ़ा-लिखा का मतलब सिर्फ़ इतना नहीं कि उसने पीएचडी कर रखी है और वो चुनाव लड़ने आ गया, नहीं। पढ़ा-लिखा का असली पर्पज़ होता है कि वो किस टाइप से पढ़ा-लिखा है ना? उसकी सोशल अप्रोच कैसी है? वो महिलाओं से जब मिलता है, बात करता है, तो महिलाओं को लेकर के उसका नज़रिया क्या है? वो जब बुजुर्गों से, बच्चों से, अदर धर्म के लोगों से, अदर कास्ट के लोगों से जब मिलता है, तो उसका परसेप्शन क्या है, उसका नज़रिया क्या है? तो इस तरह के कई सारे आधार हैं, जिनके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि हमें वोट किसको करना है, वोट किसको नहीं करना है। ए तो इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं, तो थोड़ा चीज़ें ट्रांसपेरेबल ज़्यादा हो जाएँगी। और इलेक्शन कमीशन वगैरह को थोड़ा-सा सचेत होना पड़ेगा कि कैंडिडेट उन्हीं के फॉर्म को एक्सेप्ट करें,
जो लोग थोड़ा-सा अच्छी प्रकृति के हों, जो गुंडागर्द ना हों, ठीक है? जो तानाशाही प्रवृत्ति वाले ना हों, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो इस आधार पर हम अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं। यस। न तो सर कंट्री हो, एक एक कंट्री दूसरे कंट्री से फाइट कर एक कास्ट तीसरे कास्ट से फाइट बट हम जानते नहीं फाइट का क्या हमें पे करना होता है। जैसे कि क्या इसका डिसएडवांटेज है? तो मैं चाहूँगा आप सर बताएँ कि फाइट के क्या डिसएडवांटेज होते हैं? हमें क्यों फाइट नहीं करनी चाहिए? देखो मनुष्य जब पैदा हुआ ना, तो उसने लड़ना सीख लिया और जिसने लड़ना सीख लिया ना, वो शांत रहना नहीं सीख पाता। सिंपल वे में अगर बात कही जाए, तो इंसान की फितरत ऐसी होती है ना, कि वो सीधी-सी बात है, वो लड़ना जानता है, लड़ना सीखता है और लड़ना चाहता भी है। अब कंट्री की बात करें, देखो, अगर विचारों में भिन्नता है, मान लिया आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं। आपके हिसाब से सपोज़ करो कि नहीं ये भूभाग मेरा है, मेरे हिसाब से ये भूभाग मेरा है। बीच की लाइन है, फिर आधा तुम ले लो, आधा हम ले लो, लड़ाई समाप्त। लेकिन हमें पूरा चाहिए। हमें चाहिए तो ये चाहिए ही तो चाहिए। बात हमारी अंतिम सत्य मैं ही बोलता हूँ। यही कुछ कारण हैं लड़ने के। और पुराने ज़माने से कहा गया है जर-जुरू और ज़मीन। इन 3 मुद्दों पर विशेष लड़ाई होती है। भारत के संबंध में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लड़ाई ज़मीन को लेकर के होती है। छोटे गाँव स्तर से लेकर के भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चाइना, ठीक है? तो ज़मीन की लड़ाई है, वो बाकी लड़ाई है। घरेलू जैसे जाति व्यवस्था में, तो जाति व्यवस्था में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना। हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परिकल्पना की गई थी ऋग्वेद में, प्राचीन काल में। ये जनरली था कि कोई व्यक्ति अगर वो मुख से काम लेता है वो ब्राह्मण है, जो भुजाओं से काम लेता है वो क्षत्रिय है। तो ये मतलब पैसा लटकाने के लिए कमर का प्रयोग किया जाता था। तो जो इस तरह से काम करता है वो वैश्य है और जो सेवा करता है वो शूद्र है। और ये ट्रांसफरेबल सिस्टम था कि अगर किसी का बच्चा कोई शूद्र है उसका बच्चा ब्राह्मण का काम करने लगा तो ब्राह्मण बन जाता है। फिर धीरे-धीरे जाति व्यवस्था में कठोरता आनी शुरू हो गई, किसी को ऊपरी दर्जा प्रदान किया गया, किसी को निचला। अब निचला वाला सोचता है जब वो संपन्न हुआ, संसाधन उसके पास सारे आ गए तो बोला मैं नीचे क्यों रहूँ? इसी तरह धर्म है, धर्म में भी धर्म नहीं लड़वाते, लोग लड़वाते हैं आपस में। धर्म तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अब लोगों का क्या है कि अपना ओपिनियन मानना है, कि नहीं मैं ही सत्य हूँ, मेरा ईश्वर है तो मेरा ही है। और जबकि ईश्वर तो एक है, परिकल्पना तो जिसने करी है बड़ी अच्छी करी है। और ये भी नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है? तो अपनी बात को ही सही साबित करना लड़ाई-झगड़े के सबसे बड़े कारणों में से ये एक है कि नहीं मैं ही सत्य हूँ, अंतिम सत्य मेरा है और इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, तो इस आधार पर भी लड़ाई-झगड़े होते हैं। दूसरा, लोग अपने अलावा दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। बहुत कम होंगे जो दूसरे को समझना चाहते हैं और चीज़ें आसान हो जाएँगी। आप दूसरे को बोलने का मौका दें, दूसरे की बातों को भी समझें और दूसरे को भी आगे बढ़ने का प्रयास करने दें। जाति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करें, धर्म को अपने व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित रखें, तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। लेकिन हम मानव हैं, हम चीज़ें आसान कहाँ करना चाहते हैं। तो सर जैसे कि आपने पहले पर कैपिटा इनकम बोला और सर क्या पर कैपिटा इनकम क्या होता है और जीडीपी क्या? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति कितनी आय का सृजन करता है, कितना वो कमाता है। अगर ठीक-ठाक अब अगर हम गरीबी के आंकड़े देखें तो जो $1 से जिसका कम है पर डे का, वो गरीब माना जाता है। 1 से $2 के जो बीच में है वो मध्यम माना जाता है, उसके ऊपर वाला, ठीक है? तो पर डे के हिसाब से, अगर इसको मंथली में कन्वर्ट करें तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब एक बेसिक रेखा बना दी गई है कि आदमी अगर के पास अगर इतना आ रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा और इससे कम आ रहा है तो वो गरीब माना जाएगा और जिस इनकम से बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जा रही हैं, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब जीडीपी का मतलब जीडीपी एक बड़ा आयाम है। अब जीडीपी से किसी देश की अर्थव्यवस्था का पता लगता है।
इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। कुल मिलाकर के किसी एक वित्तीय वर्ष हमारे यहाँ का जो वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक चलता है। तो इस वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी सेवाओं और वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है, वो जीडीपी होता है। जीडीपी के कई पार्टीशन है, नॉमिनल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब सीधा-सा होता है कि उस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, कितना खपत हुई, उसके आधार पर निकाल लेते हैं। और एक जीडीपी निकालने का तरीका होता है बेस ईयर मान लेते हैं। जैसे वर्तमान में हमारा बेस ईयर 2011-12 है। उसको एक बेस ईयर मान लिया, उसी के आधार पर हम जीडीपी की गणना करते हैं, तो उससे प्रतीत होता है जीडीपी घट रही है या बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा किसी देश की अर्थव्यवस्था को हम जीडीपी में मापते हैं। जिसकी मानते हैं जीडीपी ज़्यादा बढ़ी है, वो जे देश ज़्यादा आगे है। और जीडीपी अगर 2 तिमाही यानी 6 महीने तक लगातार घटती रहे, तो उसको मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। जीडीपी बड़ी होने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि वहाँ रोज़गार अच्छे हैं, वहाँ के लोगों के पास काम ज़्यादा है। जीडीपी जितनी छोटी होगी, तो काम उतना कम होगा। ये मतलब सिंपल सिंपल तरीके में इसको अगर समझना चाहें, बहुत टेक्नोलॉजी में ना जाएँ, तो इस तरह से हम मान सकते हैं। तो सर ये पॉडकास्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है ये ज़रूर पूछना चाहिए, कि आपका सर क्या ओपिनियन है, कैसे वुमेन को हम ज़्यादा सेफ फ़ील करा सकते हैं? वो इंडिया हो सकता है या कोई भी कंट्री। हम कैसे वुमेन को एक आज़ादी दे सकेंगे, कैसे वो सेफ फ़ील कर सकती हैं? देखो, अगर महिलाओं को सेफ फ़ील कराना है, तो उन्हें आज़ाद छोड़ना पड़ेगा हमें। उन्हें किसी बंधन में नहीं रखना है, ठीक है? अच्छी शिक्षा दिलानी है उनको और उन्हें ये बताना है कि ये दुनिया तुम्हारी है, इसको अपने तरीके से जियो और सेफ्टी वो धीरे-धीरे अपने आप खुद ले जाएँगी। जहाँ 4-6 लड़कों को पीटना शुरू किया ना, तो सेफ्टी अपने आप आ जाएगी। सिंपल है ना कि हमने महिलाओं को हमेशा बंदिश में रखा है और उनके ऊपर इज़्ज़त थोप दी कि नहीं परिवार में अगर तुमसे कोई गलती हुई तो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी। तो ये जो परसेप्शन है ना, ये कहीं न कहीं महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। उनको पर्दे के अंदर बंद रखना ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रही है, हमारे समाज की। और महिलाओं को फिर एजुकेशन से हमने बाहर कर दिया, उनको घर में काम हद तक सीमित कर दिया, इज़्ज़त देना हमने बंद कर दिया। आज की डेट में प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर महिला कोई रास्ते में निकलती है तो उसको अगल-बगल लोग जब उसको घूरते हैं, देखते हैं तो उसको डर लगता है। तो कपड़े जैसे कहावत है ना कपड़े छोटे नहीं होते, हमारी सोच छोटी होती है, तो चीज़ें वो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक सेफ फ़ील कराना है तो उन्हें आज़ाद छोड़ना पड़ेगा। उन्हें अच्छा और बुरा बता के हमें छोड़ देना है कि चलो भाई अपनी ज़िंदगी है आप जियो, जैसे हम लड़के के लिए करते हैं। इस देश में लड़कों को कभी कोई खतरा नहीं है। क्या आपको लगता है कि लॉ में भी कुछ हमें और ज़्यादा कठोर लॉ बनाना चाहिए, जो अगर कोई इंसिडेंट हो नहीं, कानून तो बहुत हैं। कानून ऐसा नहीं कि इस देश में कानूनों की कमी है। कानूनों का पालन करने वाला भी तो होना चाहिए और हर काम कानून नहीं करता, हर काम संविधान नहीं करेगा। कोई लड़की स्कूल से आती है, अब 4 लफंगे उसको रास्ते में मिलते हैं। उन 4 लफंगों के अलावा 40 लोग उसके आस-पास और होते हैं, वो उसे कभी प्रेट नहीं करते। जनरली हमारे स्कूल से बच्चियाँ आती हैं और उन बच्चियों को 4 लफंगे रास्ते में छेड़ रहे हैं, हम नज़र झुका के निकल जाते हैं, कह रहे छोड़ो इनका तो रोकते हैं। और वो 40 लोग अगर उन 4 लोगों को दबा दें, तो लड़कियाँ अपने आप पिस जाएँगी। लड़कियों को कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। बस उन लफंगों से उन्हें बचाना है जो उनको राह चलते उनसे बदतमीज़ी करते हैं, वो आगे बढ़ने से रोकते हैं और एजुकेशन जितना ज़्यादा अच्छा जाएगा, तो लड़कियाँ तैयार हो जाएँगी अपने आप। है? तो सर, आपने काफ़ी अच्छा आंसर दिया। आपकी इन द एंड क्या पीस ऑफ एडवाइस है स्टूडेंट के लिए या लोगों के लिए जो अपने आप को ग्रो करना चाहते सबसे सिंपल स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारी एडवाइस हैं। लेकिन सिंपल वे में मैं बताता हूँ कि पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। नई-नई चीज़ें सीखो और पढ़ो इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई नौकरी करनी है, ठीक है? इसलिए पढ़ो कि आपको आपके अंदर का गलापन दूर करना है ना? वो जो आज की डेट में आप निब्बा-निब्बी देखते हो ना,
वो सब दूर करना है, मैच्योर इंसान बनना है, समझना है चीज़ों को, अपने परिवार का ख़्याल कैसे रखना है, अपने आस-पास का, है ना? चीज़ों को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, पढ़ाई इसलिए बेसिक पर्पज़ पढ़ाई का मतलब होता है कि जानवर से इंसान बनना, ठीक है? और उसके अलावा अन्य लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, कोई खेती का काम कर रहा है, तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। और आज की डेट में आप अगर किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और जब आप प्रिपरेशन करने आते हैं, तो आपको ये सोच के आना पड़ेगा कि जितना सफल होने के चांसेस हैं, उतना असफल होने के चांसेस हैं। हम आप ये सारे काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सफलता मिलेगी ही। कभी-कभी आपने देखा होगा बहुत लोग अच्छे कंटेंट बनाते हैं। अच्छे कंटेंट बनाने के अलावा उनको जो सफलता उनको चाहिए वो नहीं मिल पाती है ना? और बहुत सारे लोग कम मेहनत करते हैं, आलतू-वालतू की तरफ कंटेंट बना देते हैं, वो बड़ी जल्दी से लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों के मतलब अलग हैं। जो अच्छा कंटेंट बनाएगा वो लंबा चलेगा और जो उल्टे-सीधे कंटेंट बनाएगा वो एक सीमित समय के लिए होगा, 4 दिन बाद उसको तो भूल जाएँगे। तो कंटेंट में जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, तो उस पर कंसिस्टेंट का होके आपको काम करना है, हताश नहीं होना है, सबसे पहली चीज़ है। लाइफ में अपॉर्च्युनिटी कभी भी आ सकती है, चमत्कार कभी भी हो सकता है। अच्छा मेरा चमत्कारों पे बड़ा भरोसा रहा है, तो लाइफ में चमत्कार कभी भी हो सकता है ना? और जब भी काम करें तो अच्छे उत्साह के साथ, अच्छे मन के साथ काम करें, चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं। लोग कभी अर्श से फर्श पर और कभी फर्श से अर्श पर पहुँच जाते हैं। तो यही है कि कंसिस्टेंट होके काम करें, ईमानदार रहें और जो काम करें उसके विषय में थोड़ा-सा पहले से जानकारी कर लें, तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएँगी और बहुत ज़्यादा अपने आप से उम्मीदें मत पालें, ठीक है? और ना बहुत ज़्यादा किसी को उम्मीदें दें, कि नहीं हम बड़े होंगे, हम ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे, क्योंकि लाइफ़ ना बहुत अलग प्रकार की है। जब हम सपने देखते हैं, तो वो एक रूहानी दुनिया में जाते हैं और लेकिन जब हम ज़िंदगी जीते हैं ना, तो अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा सचेत होके काम करना है आपको और फ़ील्ड वही चुननी है जो आपका मन करता हो। तो इस तरह से चीज़ें आसान कर सकते हैं। नाइस सर। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी एडवाइस दी है। आपने बहुत अच्छा सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर दिया सर आपने। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच और चलिए मिलते हैं फिर कभी अगले पॉडकास्ट में और अच्छा लगा बात करके, है ना? मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, आपने तो बहुत सारे कर रखे हैं, तो अच्छा अनुभव रहा, है ना?